तो आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से सबसे पहले ये डायग्राम है, आप थोड़ा आपने क्लियर करने के लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो हमारा हाजमे का जो सरिश्ता है तो उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, और नॉर्मल उसकी एनाटमी फिजियोलॉजी सब पढ़ के आए हैं। तो हम आज थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, एनाटमी फिजियोलॉजी उसका देख लेंगे इस डायग्राम के अंदर, देन हम स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड जो एग्जाम में चीजें आने वाली हैं वो। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जो स्टार्ट होता है माउथ से होता है। माउथ के बाद फेरेंक्स। माउथ के अंदर जो है चुइंग का काम करते हैं टीथ। टीथ के बाद जो है टंग है वो उसको स्वालो करने में हेल्प करती है, वेट करने में हेल्प करती है, और पूल करने में जो है वो हेल्प करती है। सिलेवरी ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। देन फेरेंक्स में मूव हो जाता है फूड, और फेरेंक्स के बाद जो है एसोफेगस में। एसोफेगस के बाद एसोफेगस एक ट्यूब है लांग, जिसे फूड पाइप भी कहें, वो आता है स्टमक के अंदर। स्टमक से फूड होता हुआ डाइजेस्ट होगा तो उसे कहेंगे काइम, पेस्ट लाइक बन जाएगा वो। और स्टमक के अंदर जो एंजाइम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, ये सारे फूड को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। देन फूड की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। अब स्टमक के अंदर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कहते हैं रूगी मूवमेंट, और इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। उस मूवमेंट की हेल्प से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है। देन उसके बाद कोलान आते हैं, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड होता है कोलान में। असेंडिंग कोलान आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, अपेंडिक्स के बाद असेंडिंग कोलान, असेंडिंग कोलान के बाद ट्रांसफर कोलान, ट्रांसफर कोलान के बाद डिसेंडिंग कोलान। और यहाँ पे जो है वो जो डाइजेस्टेड फीकल मटेरियल है वो आके कलेक्ट होगा, उसे कहेंगे रेक्टम। रेक्टम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है फीसिस, फीकल मटेरियल आके कलेक्ट होता है, देन एनस से वो खारिज हो जाता है। उससे देखें, एक हमारे होते हैं असेस्ट्री आर्गान। असेस्ट्री आर्गान जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट में नहीं होते फूड में, मगर वो फूड डाइजेशन में हेल्प जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर को देखें, लिवर जो है डायरेक्टली लिवर उससे फूड लिवर से नहीं गुजरता, मगर लिवर जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? क्योंकि बाइल जूस जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है, और वो बाइल जूस आकर स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर से फिर आता है वो बाइल डक्ट के थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में एंट्रम, उसके अंदर जो है आकर एम्प्यूला होता है। एम्प्यूला का मतलब होता है एक सुराख, एक पोर। वो आकर पोर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में, और वहां पे फिर वो प्रोटीन को, फैट को डाइजेस्ट करने में, फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से स्प्लीन है, स्प्लीन से भी और पेनक्रियास से डायरेक्टली कोई फूड का जो है रिलेशन कांटेक्ट नहीं होता, मगर उनकी जो सीक्रेशंस, जो एंजाइम है, वो आकर हेल्प कराने में। स्टमक, अगर अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखें तो वो जे शेप का होता है। जे शेप का होता है। एसोफेगस जो है वो आकर स्टमक में कनेक्ट होता है। देन स्टमक के थ्री पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट जो है कार्डिया, बीच वाला जो पार्ट है उसे बॉडी, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसे पाइलोरस कहते हैं। अब स्टमक और एसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। आप उसे वाल समझें, स्फिंक्टर समझें। वो क्या करता है? फूड को बैक फ्लो से, फॉर एग्जाम्पल स्टमक से वापस फूड जो है वो ना जाए, फूड टूवर्ड द माउथ, तो इससे प्रिवेंट करवाता है बैक फ्लो से। इसी तरीके से पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में, वो भी बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है और फूड को। तो हम देखें थ्री पार्ट,
टू स्पेक्टर, और बाकी जो हम उसके पार्ट देख कर आए, स्टमक के अंदर जो मूवमेंट है वो रुगी मूवमेंट है। अच्छा, ज्यादातर पेप्टिक अल्सर के लिए पैथोजन जो आया था हमारा एसपीएससी में, वो होता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी का जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके अंदर बहुत तेजाबियत होती है। ठीक है, स्टमक जो एसिड है उसको हमने पढ़ा था कि 1.5 से 2.5 तक उनकी जो रेंजेस होती हैं। तो उस रेंज में ये बहुत तेजाबियत वाला होता है। मगर एच पाइलोरी जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, वो बहुत हार्ड होता है, वो इस एसिड से भी नहीं मरता। फिर वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को डैमेज करता है और वहां पे अल्सरेशन करता है। कॉमन टर्मिनोलॉजीज देखें हम, काफी टर्मिनोलॉजीज, काफी चीजें हम स्टडी भी करके आए हैं, पढ़ के भी आए हैं। मलेना, मलेना का मतलब होता है डायरिया विद स्टूल। डायरिया की डेफिनेशन क्या है? द पैसेज ऑफ lose motion more than 3 times in a day is known as diarrhea, according to WHO. अब उसके साथ जो है ब्लड आए तो उसको ट्रम देते हैं मलेना। हाइपोगेजिया, हाइपोगेजिया का भी हम ट्रम जो है डिस्कस करके आए। टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट बड जो होंगे वो टेस्ट वहां से फील नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगी एबिलिटी टेस्ट की, जायका नहीं आएगा जुबान के। हाइपो मीन्स डिक्रीज हो जाना। अगेजिया का मतलब होता है कि बिल्कुल टेस्ट आए ही ना, रिड्यूस। हाइपो मीन्स डिक्रीज हो जाना, अगेजिया मीन्स एब्सेंस, फील ही ना हो। उसके अलावा कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस पे भी हम डिस्कस करके आए हैं। कोल कहते हैं गाल को, बाइल को, और लिथ कहते हैं स्टोन को। तो गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन हो जाए तो इस कंडीशन को, वो फिर गाल ब्लैडर के अंदर हो, बाइल डक्ट के अंदर हो, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हो, तो इसे कहते हैं कोलीलिथियासिस। कोलिडोकोल, कोलिडोकोल का मतलब होता है स्टोन माइग्रेट करे, बाइल डक्ट में आ जाए। स्टोन सिमालेस स्टोन हो गाल ब्लैडर के अंदर, वो फिर मूव करके कॉमन बाइल डक्ट तक पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं कोलिडोकोल। कोलिसिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। कोलसिस्टाइटिस, सिस्ट कहते हैं पाउच को, cystitis is the inflammation of gall bladder. Hyperlipidemia, excessive amount of cholesterol हो जाए ब्लड में ड्यू टू दी एक्सेसिव इनटेक, ज्यादा इनटेक करने से कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल पे क्वेश्चन आया था नॉर्मल वैल्यू पे, तो लेस देन 200 हो कोलेस्ट्रॉल तो वो नॉर्मल है, हम ये डिस्कस करके आए थे। और उसमें फिर एचडीएल और एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है हमारा, वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल जो है वो टॉक्सिक है। मगर जब एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, वो एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट करता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नॉर्मल रेंज एसपीएससी में आ चुकी थी और हम डिस्कस भी इसको डिटेल में कर चुके थे। ग्रीक रूट को कोल का मीन्स बाइल, एंड लिथ का जो है मीनिंग जो है उसकी स्टोन, ये भी हम डिस्कस कर चुके। डिस्पेप्सिया, पेन in area of one's stomach caused by difficulty in digestion of food. Difficulty in digestion of food is called dyspepsia. डिस का मतलब डीवाइस, डिस का मतलब होता है पेनफुल, डिफिकल्ट। कोलिसिस्टिकटॉमी, कोलिसिस्टिकटॉमी मीन्स रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जहां पे भी लफ्ज इक्टोमी आए उसका मतलब होता है वो जो पहले उसका जो टर्म दिया हो उसको रिमूव करना।
जैसे कोलिसिस्ट। इसी तरीके से अगर किसी में भी किसी भी चीज में इक्टोमी आए तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली और पार्शली रिमूवल। कोलेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट। कोलिसिस्टोकाइनाइन, a hormone secreted by duodenal mucosa that regulate the emptying of gallbladder and secretion of enzyme by the pancreas, and that has been also found in the brain. कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ड्यूटेनम के अंदर प्रोड्यूस होगा, किस लिए? क्योंकि वो फिर मैसेज जाएगा, स्टिमुलाई जाएगा कहाँ पे? गाल ब्लैडर पे, कि गाल ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो, वहां पे अपनी सिक्रेशन पोर करे। गायनिकोमेस्टिया सम हार्मोनल कंडीशन में, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मेल होता है उसके फीमेल लाइक फीचर हो जाते हैं बॉडी की स्ट्रक्चरिंग में। असाइटीज, असाइटीज पेरिटोनियम के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड की। इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, मगर वन ऑफ द लीडिंग काज जो है एसाइटीज का वो है लिवर सेरोसिस। लिवर सेरोसिस, जब लिवर फेल हो जाएगा तो अल्बुमिन का अल्टीमेटली अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा और ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगा, तो फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी के कैविटीज में। इसी तरीके से अगर एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को कहेंगे असाइटीज। पेरिटोनियम जो है एक मेम्ब्रेन है, पर्दा है, एक झिल्ली है जो एब्डामिन को कवर करती है, इंटरनल विजरा ऑफ एब्डामिन। बिल्यूरिबिन हम डिस्कस करके आए थे। येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, डिस्कलरेशन में हमने पढ़ा था, तो जिसमें हम साइनोसिस में ब्लू डिस्कलरेशन और अनीमिया में पेल डिस्कलरेशन, अगर इस पे कहीं पे भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो बिल्यूरिबिन, बिल्यूरिबिन की टाइप्स दो होती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल बिल्यूरिबिन, दूसरी होती है वाटर सॉल्युबल बिल्यूरिबिन। कांजुगेटेड एंड अनकांजुगेटेड, अनकांजुगेटेड जो होती है वो फैट सॉल्युबल होती है, और जाहिर है फैट सॉल्युबल है तो वो उसकी एक्सक्रिएशन नहीं होगी, बॉडी से उसका रिमूवल नहीं होगा, इसलिए फिर लिवर से हार्मोन रिलीज हो रहा है ट्राजाफेरेज, तो वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा अनकांजुगेटेड को कांजुगेटेड के अंदर। तो जब कांजुगेटेड बन जाएगी तो वो लॉस होना, एक्सक्रिएट होना शुरू हो जाएगी बॉडी से, तो वो यूरोबिलिनोजन मीन्स यूरिन के अंदर एक्सक्रिएट हो, द बिलिरुबिन वो यूरिन में एक्सक्रिएट आउट हो, और स्टर को बिलिनोजन वो फिर स्टूल में भी जो है खारिज होना शुरू होगी। तो यहाँ पे यूरोबिलिनोजन का मतलब है बाय प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन दैट इज eventually eliminated through the urine. कागुलोपैथी, सम पेशेंट्स में डीआईसी के पेशेंट होते हैं या फिर डिफरेंट डिजीज के पेशेंट होते हैं, तो उनमें कागुलोपैथी होती है। डीरेंज होता है होमोस्टेसिस ऑफ ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग का, तो ब्लड या तो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा या तो फिर क्लॉट ही नहीं होगा, थिन हो जाएगा और ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। तो इन बोथ कंडीशन द टर्म इज यूज, द कंडीशन इज यूज कागुलोपैथी। इन लिवर कंडीशंस में जब बिलिरुबिन की कंडीशन आ जाए, हेपेटाइटिस हो, लिवर एब्सिस हो, फैटी लिवर हो, फाइब्रोसिस हो जाए लिवर का, तो उस कंडीशन में जो है लिवर से हार्मोन जो है वो एक्सेसिवली रिलीज होते हैं, ALT एंड AST। ALT का जो ओल्ड नेम है वो SGPT, एलानाइन अमाइनो ट्रांसफेरेज, जिसको सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसामिनेज भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसामिनेज SGPT।
एक्चुअली ये एंजाइम जो है नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं लिवर के अंदर और हार्ट के अंदर, मगर जब इनमें डैमेज हो जाए, लिवर के अंदर डैमेज हो जाए या हार्ट के अंदर, उनमें भी ये आप हार्मोन की टेस्ट कर सकते हैं। कार्डियो में जो लोग काम करते हैं उनको इनका ज्यादा एक्सपोजर होगा, तो उसके जो डैमेज होगा वो फिर हार्ट का इंफाक्शन हो, मीन्स हार्ट अटैक हो, या लिवर के अंदर जो है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाए, इंजरी होना शुरू हो जाए ड्यू टू द डिफरेंट काजेज, आइदर द वायरल काजेज, प्रोटोजोअल काजेज और अल्कोहलिक काजेज। तो वहां पे इंजरीज की वजह से फिर ये हार्मोन जो है वो एलिवेट हो जाएंगे, और जब इनकी रेंज बढ़ी हुई आए, हम अगर हम एएलटी मीन से एसजीपीटी और एसजीओटी करवाएं पेशेंट की और वो इंक्रीज आए, लिवर का उसको कंडीशन हो, उसकी कंडीशन से हमारे पास आए, तो हम ये समझेंगे कि वहां पे इंजरीज। ASTB semi aspartate aminotransferase, also known as the serum glutamic oxaloacetic transaminase। ये एंजाइम भी नॉर्मली हार्ट के अंदर और लिवर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मगर ये ब्लड में तब रिलीज होते हैं जब कोई हार्ट या लिवर के अंदर डैमेज हो जाए, तो इनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। साइज ऑफ पेनक्रियाज, वाइवास में कॉमनली ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है। 6 to 9 इंचेस साइज होती है पेनक्रियाज की, पेन और वेट इसका 30 ounce तक होता है। साइज ऑफ गॉल ब्लेडर 7 to 10 centimeter, मीन्स 2.8 to 3.9 inches in length and 4 centimeter मीन्स 1.6 inches इन डायामीटर होता है, जब वो उसको फुल हो, उसके अंदर बाइल जो है फुल हो। तो पेनक्रियाज का तो हम पढ़ के आए हैं, स्प्लीन का भी हम डिस्कस करके आए हैं एसपीएससी के पेपर्स जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो इनके फिर जो पेनक्रियाटिक लैंगरहांस हैं, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, उसकी जो है सिक्रेशंस, वो भी हम डिस्कस करके आए हैं। जस्ट फॉर योर रिपीटेशन, उनको रिवाइज किया करें, रिवीजन किया करें उन लेक्चर्स का। Size of spleen is 4 inches long. Size of urinary bladder is 2 inches to more than 6 inches. यूरिनरी ब्लैडर जब एम्प्टी होता है तो 2 इंचेस, और जब वो फिल हो जाता है तो 6 इंचेस तक लॉन्ग हो जाता है, और उसका शेप बैलून टाइप होता है। साइज ऑफ लिवर 7 centimeter for women and 10.5 centimeter for men, and the width is 15 centimeter, means 6 inches. It varies on the age and body weight and mass. Size of appendix 9 centimeter, means 3.5 inches in length। और अपेंडिक्स जो है ज्यादातर टूरिस्ट जो होते हैं, कभी क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन इज रिमूव्ड बाय टूरिस्ट, जो ज्यादा टूरिस्ट होते हैं वो ये रिमूव करवा देते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्रेवलिंग की वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। अगर डिसऑर्डर में देखें तो हम सबसे पहले पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है एसपीएससी में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और हम उसको 12 डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसका जो अगर पैथोजेनिक काज देख रहे थे हम, तो उसका पैथोजेनिक काज जो था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और एक्चुअली पेप्टिक अल्सर में होता क्या है, कंटिन्यूटी मींस म्यूकस जो लाइनिंग है, मेम्ब्रेन्स हैं ड्यूडेनम की, स्टमक की, एसोफेगस की, उनमें जो है वो डैमेज होता है, उनके अंदर अल्सरेशन होती है ऑलमोस्ट जो है वो ड्यूडेनम की। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है स्टमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है स्टमक अल्सर, और स्टमक में ही जस्ट उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उनके अंदर इंजरीज और उनके अंदर जो है अल्सरेशन हो जाती है। ज्यादातर पेप्टिक अल्सर का अगर ड्रग में काज आया था, आई थिंक 2019 के पेपर के कौन सी ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर, वो एनसेड ड्रग थी। एनसेड ड्रग्स में फिर एस्प्रिन जो है सबसे ज्यादा, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। NSAID is the short form of non-steroid anti-inflammatory drugs, जो एज ए पेन किलर यूज होती हैं, केफीन, एस्प्रिन, डिफरेंट जो है
पेन किलर जो आ रही हैं एनसिड में, वो जितनी भी हैं वो आएंगी। मगर हाई रिस्क जो होता है उसमें फिर एस्पिरिन का होता है। तो ड्रग इफेक्ट की वजह से भी होता है, पैथोजेनिक काजेस की, बेवरेज और अल्कोहल की वजह से भी जो है गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ड्यूडिनल अल्सर ड्यूडिनम के अंदर होता है। एसोफेजल अल्सर एसोफेगस के अंदर होता है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ एसोफेगस। अब थोड़ा सा इसमें हम डिफरेंशिएशन कर लें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर स्टमक के अंदर इंजरीज होती हैं, इन्फ्लामेशन होती है, अल्सरेशन होती हैं। उसका मेन काज जो है वो अल्कोहल, एस्प्रिन, एनसेड ये हो सकती है। और ड्यूडिनल अल्सर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक से ज्यादा पैदा हो, वेगस नर्व की स्टिमुलेशन जो है वो फास्ट हो जाए, तो मेनली काज इसकी। उसके अलावा पेन इन लेफ्ट एपिगेस्ट्रिक रीजन इन गैस्ट्रिक अल्सर में, लेफ्ट जो एपिगेस्ट्रिक रीजन है उसमें होगा, जबकि पेप्टिक अल्सर में राइट साइड पे पेन होता है और गैस्ट्रिक में लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रिक। नौजिया होती है, वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग विद ब्लड होती है, वेट लॉस होता है। मगर ड्यूडिनल अल्सर में नौजिया नहीं होती, वोमिटिंग नहीं होती, स्टूल विद वोमिटिंग नहीं होता, मगर स्टूल ब्लड विद स्टूल होता है, वोमिटिंग नहीं होता। मगर गैस्ट्रिक अल्सर में वोमिटिंग विद ब्लड होती है। पेन स्टार्ट होता है आफ्टर टेकिंग मील। अगर आप हंगर पे हैं तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर पेन नहीं होगा, जैसे ही खाना खाएंगे तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। मगर ड्यूडिनल अल्सर में अगर आप हंगर पे होंगे तो जो है पेन होगा, अगर फूड टेकिंग करेंगे तो फिर पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। पेन इज रेगुलर, गैस्ट्रिक अल्सर में पेन हो रहता है और ड्यूडिनल अल्सर में रेगुलर नहीं होता। मेलिग्नेंसी इज कॉमन है ड्यूडिनल अल्सर के अंदर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो है मेलिग्नेंसी अनकॉमन है। गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्राइटिस हम स्टमक अल्सर डिस्कस करके आए। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जिसे कहते हैं जर्ड। गेस्ट्रो, जी फॉर जेस्ट्रो, एसोफेगस, ई फॉर एसोफेजल, आर फॉर रिफ्लेक्स, डी फॉर डिजीज। इसमें क्या होता है कि ये क्रॉनिक कंडीशन होती है, स्टमक कंटेंट जो है वो राइज अप हो जाते हैं, रिगर्जिटेट होते हैं, एसोफेगस के अंदर वापस आ जाते हैं स्टमक के, क्योंकि जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो वीक हो जाता है। उसकी वजह से जो ब्रीचिंग होती है और वो स्टमक कंटेंट जो है वो आएंगे एसोफेगस तक, और ऐसे लगेगा फिर गला जो है एसोफेगस जो है वो जलने लगेगा, बर्निंग होती है। इसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग की, समटाइम एस्पायरेशन होता है, इसकी वजह से एस्पायरेट हो जाता है, जो रिगर्जिटेट होता है इसकी कॉम्प्लिकेशंस में। एसोफेजाइटिस हो जाता है, एसोफेजल स्ट्रक्चर हो जाता है, बेरेड्स एसोफेगस हो जाता है। तो इसकी डिफरेंट जो है वो कंडीशंस हो सकती हैं। देन हमारे पास है हर्निया। हर्निया एक्चुअली क्या होता है, प्रूट्रोशन, एक वीक पॉइंट ऑफ बॉडी से कोई और ऑर्गन जो है वो उसके अंदर घुस जाए और वहां पे फिर क्या बन जाएगा, बल्ज बन जाएगा, प्रोट्रूशन बन जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स में अ प्रोट्रूशन फ्रॉम कैविटी वॉल ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का पार्ट, टिश्यू, स्ट्रक्चर फिर दूसरे ऑर्गन के वीक पॉइंट में घुस जाए और वहां पे इंफ्लामेशन हो जाए, तो इसे कहेंगे हर्निया। जैसे आप यहां से देख सकते हैं इंग्वाइनल हर्निया दिया हुआ है, उसके अलावा जो है स्पिजलिन हर्निया, उसके अलावा जो है अम्बलाइकल हर्निया, गैस्ट्रिक हर्निया, हायाट्रिक हर्निया होती है, और फीमोरल हर्निया वुमेन में कॉमन है, और इंग्वाइनल हर्निया जो है वो मेल में कॉमन है।
इसकी और भी टाइप होती है, रिड्यूसिबल एंड अनरिड्यूसिबल। एक होती है रिड्यूस हो जाती है हर्निया और दूसरा रिड्यूसिबल होती है। इनको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हायाटल हर्निया। हायाटल हर्निया को डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं, एसोफेजल हर्निया भी कहते हैं। इस हर्निया में कंडीशन में आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर स्टमक नॉर्मल है, उसके बाद जो स्टमक का जो अपर पार्ट है कार्डिया, वो जो है डायफ्राम के अंदर घुस जाएगा, वीक पॉइंट ऑफ द डायफ्राम, वहां पे बल्ज बन जाएगा और उसका अल्टीमेट प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर। तो इस हर्निया की टाइप को कहते हैं हयाटल हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया या फिर एसोफेजियल हर्निया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अलोंग विद द एसोफेगस जो है ये हो जाती है। इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल रिंग, जहां से टेस्टीज जो है वो बिलो आती हैं पाउच में, स्क्रूटल केविटी में, तो वहां से उस रिंग से वीकनेस होती है। कभी कभी वो रिंग जो है वो क्लोज कंप्लीटली नहीं होती, इंग्वाइनल रिंग कहते हैं उसे। तो इंग्वाइनल रिंग से इंटेस्टाइन का या फिर एब्डामिन का कोई पार्ट उसमें वीक पॉइंट में घुस जाता है, तो एक बल्ज बन जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं इंग्वाइनल और ग्रॉइन एरिया हर्निया। अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया। डायरेक्ट हर्निया में डायरेक्टली वो स्पेसिफिक कंटेंट होता है और इनडायरेक्ट कहीं दूसरी पार्ट से, फॉर एग्जांपल इंग्वाइनल रिंग से ना हो, उससे हो। फीमोरल हर्निया, फीमोरल हर्निया मोर जैसे मोस्टली मैंने बताया वुमेन में कॉमन होती है, और वो फीमोरल मसल से एब्डोमिनल कैविटी का जो है फीमोरल रिंग से कोई पार्ट जो है उसमें आ जाएगा। वेंट्रल और इंसिशनल सर्जिकल हर्निया, सर्जरी होती है पेशेंट की डिफरेंट पार्ट्स में, मगर उससे फिर वहां से वीक पॉइंट बन जाती है और वहां की मसल जो है वीक पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहां से फिर बल्ज बन जाता है, प्रोट्रूशन ऑफ एनदर ऑर्गन हो जाता है। इसी तरीके से अम्बलाइकल हर्निया के अंदर भी इंटेस्टाइन आ जाता है, अम्बलाइकस के अंदर, और इन्फेंट्स के अंदर मोस्टली ये कॉमन होता है, और ये स्पॉन्टेनियसली भी खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल हर्निया में अगर उसको आप प्रेस करेंगे, वो जो बल्ज बना हुआ है, वो जो प्रोट्रूशन है, वो फिर वापस चला जाएगा और आपको कंडीशन नॉर्मल लगेगी, उसके बाद वो फिर हो जाएगा। और इरिड्यूसिबल में वो हर्निया जो है वो रिड्यूस नहीं होती, बेक नहीं जाती, आप उसे प्रेस करें वो बेक नहीं जाएगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलान के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, अल्सरेशन हो जाए कोलान की और रेक्टम की, ट्रांसफर कोलान हो, मोस्टली ट्रांसफर कोलान में आप तस्वीर में देख सकते हैं कॉमन होता है, बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग और रेक्टम इनमें भी हो सकता है। फीमेल में मोस्ट ऑफन होता है और एज जो है 15 टू 25 ईयर एज ग्रुप में ज्यादा देखा गया है। अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स फिंगर लाइक जो है वो प्रोजेक्शन होती है जो अटैच होती है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहां पे मिलते हैं वो इलियोसिकल वाल भी उस पार्ट को कहेंगे जहां पे फिर ये अपेंडिक्स लोकेट करता है। कभी कभी ये रप्चर हो जाता है तो बहुत टॉक्सिन्स जो है वो फैल जाते हैं एब्डामिन के अंदर, वो फिर लाइफ थ्रेटेंड होता है। सम पीपल जो टूअरेस्ट होते हैं वो इसको रिमूव कर देते हैं, अपेंडिक्टोमी करवा देते हैं। क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, जिसमें क्या होता है जीआईटी ट्रैक जो है वो कंप्लीट इन्वॉल्व होता है। अल्सरेशन और इन्फ्लामेशन जो होती है स्टमक से लेकर एनस तक होती है, मीन्स होल जीआईटी ट्रैक में, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है। और जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो था वो सुपरफिशियल होता है, मगर क्रॉन्स डिजीज जो है वो डीप होती है, और डीप जो है उसकी जो मस्कुलर लेयर है
वहां तक ये डैमेज करती है। और इसका मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप है वो 25 to 30 ईयर, और इसमें भी फीमेल जो है ज्यादा विक्टिम बनती है इस डिजीज। इसमें आप तस्वीर में देख रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पार्ट और उसके वो जो आर्गान जो है, फिर उसकी डेप्थ जो है आप देख सकते हैं वो मसल के अंदर तक है। लिवर साइरोसिस, सिरोसिस जन में हम पढ़े थे, उसकी स्टेजेस भी हमने पढ़ी थी चार पिछले लेक्चर में।